टेट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे हम पर्यावरण के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं टेट और सी टेट वगैरह के लिए, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसी का हमारा अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। यानी कि अगर पृथ्वी को हम 100% मान लें तो उसमें से कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाएगा। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/4 और ऑप्शन डी है आधा। तो देखिए पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो जल से घिरा हुआ है। 3/4 यानी लगभग 71%। तो देखिए पृथ्वी का 3/4 भाग 71% जल से ढका हुआ है। इस भाग को जलमंडल कहते हैं। यानी जितनी एरिया पे जल पाया जाता है उसको जलमंडल बोलते हैं। चाहे वो झील का पानी हो, समुद्र का पानी हो, कुएं का पानी हो, नदी, महासागर, इन सब को जलमंडल में ही रखा जाएगा। पृथ्वी पर जल चक्र द्वारा प्राप्त होता है। और पृथ्वी का विस्तार की अगर हम बात करें तो समुद्रों में 97% पानी होता है जो कि अनुपयोगी है क्योंकि वो खारा होता है। फिर है बर्फ़ के रूप में जो कि 2% है, ये भी अनुपयोगी है क्योंकि बर्फ़ को हम पी सकते नहीं हैं। फिर उसके बाद भूमिगत जल, नदियाँ और झीलों का 1% पानी है जो कि उपयोगी है। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3/4% भाग में जल पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इटाई रोग जल में किस धातु के घुले होने से होता है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम इटाई की बात करें तो ये कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। यानी जल में अगर कैडमियम की मात्रा पाई गई है तो इटाई रोग होता है। और पारे की अधिकता से जो रोग होता है वो, ठीक है। तो फिर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है। ऑप्शन ए है खसरा, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है डायरिया और ऑप्शन डी है पीलिया। तो देखिए इनमें से जो हैजा, डायरिया और पीलिया है ये तीनों ही जल से संबंधित रोग है क्योंकि इनका प्रसार जल से ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जल की आर्द्रता यानी नमी को किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है फेदोमीटर, ऑप्शन डी है कारकेली स्केल। तो जो जल की आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जबकि बैरोमीटर जो है वो वायु दाब के यानी वायु के दबाव को नापने के लिए, वायु दाब को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए और मार्केली स्केल भूकंप की तीव्रता, मार्केल स्केल पर भूमिगत तीव्रता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। फिर उसके बाद कूट दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और इन सब में से उन विटामिन को बताना है जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि और सी, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। यानी विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील है। ठीक है, और इसको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, खून को सुने हैं ना RBC, WBC प्लेटलेट्स। तो जो WBC है ये, यानी W से वाटर, B और C जल में घुलनशील है। यानी पानी में कौन से विटामिन घुलनशील है तो B एवं D। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं WBC के माध्यम से। ठीक है, फिर अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है जेट्रोफा, ऑप्शन सी है गन्ना तो और ऑप्शन डी है आलू। तो जो जेट्रोफा की फसल होती है ये बायोडीजल के रूप में यूज़ की जाती है। और अगर हम जेट्रोफा की बात करें तो जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों को
को 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। तथा जो शेष अवशेष बचता है उससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। जेट्रोफा अनावृष्टिरोधी सदाबहार झाड़ी है, या कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो जो बायोडीजल है वो जेट्रोफा के पौधे का होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विशेषता या विषय वस्तु थी। यानी कि जो 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी उसका थीम यानी विषय वस्तु क्या था। ठीक है, भोजन, ऑप्शन बी है सौर मंडल, ऑप्शन सी है मौसम और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 थी उसका जो थीम था वो था भोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए पदार्थों में किसमें समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी नीचे जो ऑप्शन है उसमें कौन सा समूह ऐसा है जिसमें पर्याप्त मात्रा में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन ए है बंद गोभी भिंडी गुड़, ऑप्शन बी है आंवला पालक गुड़, ऑप्शन सी है आंवला पालक आलू, ऑप्शन डी है आंवला आलू और टमाटर। तो जो ऑप्शन बी है यानी आंवला पालक गुड़, इसमें प्रचुर मात्रा में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। यानी कि खाद्य संरक्षण यानी भोजन को या फिर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ऑप्शन ए है आलू चिप्स। अगर हमें आलू को संरक्षित रखना है, सुरक्षित रखता है तो उसको हम चिप्स बना देते हैं, जाहिर सी बात है ना। फिर ऑप्शन बी है दूध पनीर। देखिए दूध का हम पनीर तो बना सकते हैं, सही भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक इसको हम संरक्षित नहीं रख सकते। ऑप्शन सी है सेब का जैम। तो सेब को संरक्षित रखने के लिए हम लोग जैम बना सकते हैं। और ऑप्शन डी है कच्चा आम का अचार। तो ये तो भाई सालों चलता है ना। तो इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो जो दूध का पनीर में संरक्षण किया जाएगा ये वाला सही नहीं है, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक हम संरक्षित नहीं रख सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उसे पहचानिए जिसके भीतर बीज होते हैं। यानी यहाँ पे उन सब्जियों को पहचानना है जिसके भीतर बीज पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं? आलू, इसमें बीज नहीं पाए जाते। टमाटर, बीज पाए जाते हैं। नाशपाती, इसमें भी बीज पाए जाते हैं। चीकू, इसमें भी बीज पाए जाते हैं। भिंडी में भी बीज पाए जाते हैं। करेला में भी बीज पाए जाते हैं, लेकिन प्याज में बीज नहीं पाए जाते। और जो हमारा खीरा होता है इसमें भी बीज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है टमाटर, नाशपाती और चीकू। तो देखिए इसमें सब में पाए जाते हैं, है ना। को सही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें और सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन बी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, इसमें भी सब में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इन सब में पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि ऊपर जितनी भी सब्जियां दी गई हैं ऑप्शन सी में ही सारे अवेलेबल है। बाकी और की हम बात करें तो भले ही बीज होते हैं, लेकिन सभी सब्जियां उसमें नहीं दी गई हैं। ठीक है, फिर आगे है रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि जो रीना है उसको आम बहुत पसंद है, अब वो उसे जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, सुरक्षित रखना चाहती है ताकि वो उसे बाद में खा सके। तो यहाँ पे कौन सा तरीका उसे सबसे बेहतरीन होगा उसको संरक्षित करने के लिए, यानी भोजन को संरक्षित करने की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन बी है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। ऑप्शन बी है प्लास्टिक के थैले में रखना और ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर में वंचित करना। तो यहाँ पे हमारा सही होगा ऑप्शन ए, आचार और आम पापड़। देखिए आचार और आम पापड़ दोनों को ही लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आम को संरक्षित रखने का बेहतरीन तरीका होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। यानी इनमें से कौन से तरीके हैं जो खाना पकाने के लिए दिया गया है। ऑप्शन ए है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। इसमें देखिए बेल कर हम खाना थोड़ी ना बनाते हैं, भले ही अगर हमें एक बार बेलन ना मिले तो भी रोटी को हम बढ़ा सकते हैं, तो ये जाहिर सी बात है गलत होगा। ऑप्शन बी है तल कर, भिगो कर, भून कर। देखिए तल कर और भून कर तो हम खाना बना सकते हैं, लेकिन खाना भिगो कर थोड़ी ना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तरीके खाना पकाने के तरीकों की बात की गई है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि खाना पकाने के तरीके की बात की गई है। फिर है ऑप्शन नंबर सी, सेक कर, तल कर और भून कर। ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन चौथा भी हम देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर और भून कर। देखिए उबाल कर और भून कर तो रख सकते हैं, लेकिन गूंथ कर थोड़ी ना हम खाना पकाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी सेक कर, तल कर और भून कर। फिर अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। यानी कि एक शिक्षिका है जिन्हें अपने बच्चों को भोजन के बारे में बताना है, तो वही पूछा गया है कि उन तरीकों को बताने के लिए, भोजन कहाँ क्या कैसे होता है उसको बताने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन से होते हैं। तो उसको हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। ऑप्शन ए है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन बी है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांग कर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। ऑप्शन सी है पाठ्य वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। और ऑप्शन डी है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को प्रदर्शन कराना। तो देखिए कभी भी आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को सक्रिय रखना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी होगा ये सही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कहा गया है कि विभिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले, यानी देखिए जो विद्यालय में बच्चे आते हैं वो एक ही जगह से तो आते नहीं, बहुत सारे अलग अलग माहौल से आते हैं, तो वहाँ पे उनके घर में जो भोजन बनता है उसको मंगाकर प्रदर्शित किया जाए। अगर चीज़ें सामने होती हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में आती है, और जब वो लाएंगे तो अपने सहपाठियों से उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, तो ये जानकारी देने का बेहतर तरीका होगा। फिर अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए भोजन की बात की गई है कि कुछ जगह के व्यक्ति होते हैं जिन्हें सांप खाना पसंद होता है, तो वहीं यहाँ पे पूछा गया कि बताइए किस क्षेत्र में सांप खाए जाते हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए जो हांगकांग सिटी है यहाँ पे सांप खाए जाते हैं। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है कि किस जगह पे क्या चीज़ें खाई जाती हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। यानी कि अगर भोजन बनाने की बात की जाए तो कौन सा तरीका बेहतरीन होगा। देखिए ऑप्शन ए है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ये सही नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी सब्जियां होती है जिन्हें धुलने के बाद नहीं काटा जा सकता, इसलिए ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। फिर ऑप्शन बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। अब भाई बहुत सारी सब्जियां हैं, पालक हो गई, धनिया हो गई, ये सारी चीज़ों को हम धूप में रख देंगे तो सूख जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो ये भी तरीका बिल्कुल गलत होगा। फिर ऑप्शन सी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। देखिए बहुत ज़्यादा तली भुनी सब्जियां भी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, तो ये तरीका भी गलत होगा। फिर ऑप्शन डी है सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना। ये सबसे बेहतरीन तरीका है भोजन बनाने के लिए, यानी सब्जियों को सबसे पहले अच्छी तरीके से धो लीजिए, उसके बाद काट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है भोजन यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए
खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। यानी कि यहाँ पे एक शिक्षिका हैं, वो खाद्यों को संरक्षित रखने के लिए कई सारी तकनीकियों के बारे में बताती हैं, और वो इस प्रकार हैं कि ऑप्शन ए है, उसे कटोरी में रखती हैं तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती हैं जिसमें ठंडा पानी हो। ऑप्शन बी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं। ऑप्शन सी, उसे धूप में खुला फैला देती हैं। और ऑप्शन डी है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। उपयुक्त तकनीक के लिए बी निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे हम पहले बी देख लेते हैं कि बी किसके बारे में कहा गया है। बी में क्या कहा गया है? उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं। यानी कि कौन सा ऐसा भोजन है जिसे गीले कपड़े में, भोजन या पदार्थ है जिसे गीले कपड़े में लपेटने के बाद उसे संरक्षित रखा जा सकता है। तो इसमें है ऑप्शन ए, प्याज और लहसुन। इसको गीले कपड़े में रख देंगे तो खराब हो जाएगा। ऑप्शन बी, हरा धनिया। ये सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि जो हरा धनिया होता है इसको संरक्षित रखने के लिए हम गीले कपड़े में इसको बांध के रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर आगे है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, जो मीरा है उसको समोसा, कटलेट, डबल रोटी ये सारी चीज़ें बहुत खाना पसंद है, यानी उसको मोटापे की समस्या हो सकती है। फिर है अगली बच्ची कौन है? दिव्या। वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। देखिए की बात करें तो संभावना है उसे एनीमिया हो। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन ए स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन बी है एनीमिया और रतौंधी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है मोटापा और एनीमिया। ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक बच्ची है जो बहुत ज़्यादा वसा वाला भोजन कर रही है तो उसको जाहिर सी बात है मोटापा होगा, और एक ऐसी बच्ची है जो लौह तत्व युक्त भोजन करती है तो उसको एनीमिया हो सकता है। यानी अगर उसके भोजन में कम मात्रा में लौह तत्व है तो उसको एनीमिया हो सकती है। फिर अब अगला क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि यानी कि अगर पका हुआ चावल है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। और ऑप्शन ए की बात करें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें ऐसा कोई भी रसायन नहीं पाया जाता जिससे रोगाणु नष्ट हो जाए। और ऑप्शन सी की बात करें तो रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी की बात करें तो कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऐसा भी नहीं होता कि आप दाल रखेंगे तो आपको कढ़ी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और ऑप्शन डी, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो हमारा 27 का सही होगा ऑप्शन डी, यानी हीनता जन्य, यानी कुछ चीज़ों की कमी के कारण जो हमें रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, यानी जो कमी से होते हैं रोग। इस हीनता जन्य जो रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए हमें थोड़े मात्रा में विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि
भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डॉट डॉट से भरपूर हो। यानी कि जिन्हें अपना वेट बढ़ाना है, अपने मसल्स बढ़ाने हैं, उन्हें किस तरीके का, किस भोज्य पदार्थ का या किस विटामिन का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो हमारा सही होगा ऑप्शन डी यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को मजबूती देता है, बॉडी बनाता है, इसीलिए जो लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं वो लोग प्रोटीन शेक वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, यानी कि इसमें किस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। ऑप्शन ए है दूध, आम, गाजर, ऑप्शन बी है अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन सी है सोयाबीन, चना, मक्का, ऑप्शन डी है सेब, दही और मांस। तो इसमें वो कौन सा समूह है जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है सोयाबीन, चना और मक्का, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे पर्यावरण के कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने आज डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और पर्यावरण से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।